जीवन रंगमंच है मित्रों, तुम किरदार निभाते जाना। लिखी कहानी पहले से, तुम अभिनय करते जाना। प्रतिदिन होगी भेंट तुम्हारी अलग अलग किरदारों से, सबसे प्रेम से मिलना तुम और प्यार कमाते जाना। जी हाँ, यही ज़िंदगी है जहाँ हम हर रोज़ अलग अलग लोगों से मिलते हैं और हमारा मकसद यही होता है कि आपसे इतनी मोहब्बत से मिले, इतने प्यार से मिले और इतने ज्ञान के साथ मिले कि आप हमसे हर रोज़ यूं ही मुलाकात करते रहें। आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धोरारी में स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। दर्शकों, जिस तरीके से आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत ही अभिनय और रंगमंच से की है, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो कुछ ऐसी ही खास शख्सियत है जो कि एक रंगकर्मी है। स्वागत करते हैं अभिषेक मुदगल जी का, जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के प्रोग्राम ऑफिसर हैं और रंगकर्मी हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धोरारी के कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले जब हम रंगमंच की बात करते हैं, किरदार की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि कहानी की शुरुआत होती ही बचपन से है और जब तक किसी रंगकर्मी के बचपन का जिक्र ना हो तो कहानी कुछ अधूरी रहती। तो कितना खूबसूरत था आपका बचपन। बहुत कमाल का था और मैं 12 साल अपने घर से दूर अपनी नानी के यहाँ पर रहा हूँ और शहर की गलियों में घूमता रहा हूँ, पतंग लूटता रहा हूँ, क्रिकेट खेलता रहा हूँ और बहुत रोमांच भरा जिसे बचपन कहते हैं, शहर की गलियों में घूमना, वहाँ की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, शायद यही कारण है मुझे लगता है कि आज भी मैं थिएटर में बहुत सारी चीज़ें शहर के उन गलियों से ला पाता हूँ, अपने नाटकों में इनकॉर्पोरेट कर पाता हूँ। वो बचपन किस शहर में बीता? नानी का घर कहाँ था? जयपुर। और मेरे फादर जो हैं वो अलवर से बिलोंग करते थे और वो लोग 1986 में जयपुर शिफ्ट हुए और मेरा बर्थ जयपुर का ही है और मेरी छोटी बहन में 1 साल का ही डिफरेंस था, तो इसलिए मुझे नानी के घर शिफ्ट कर दिया गया। नानी सुभाष चौक में रहा करती थी और सुभाष चौक में बहुत बड़ा मोहल्ला था, बहुत बड़ा घर था और वहाँ दिन भर शैतानियाँ करना, क्रिकेट खेलना, पतंगे लूटना और पतंगबाजी करना। हमारे जो नानी का घर था उसके जस्ट एडजॉइनिंग इरफान खान का भी घर था, रिलायबल बिल्डकॉन। तो वहाँ से एक थोड़ा सा जुड़ाव भी रहा क्योंकि 12 साल मैंने उस एरिया में ही गुजारे हैं जहाँ इरफान का घर रहा था। तो वो बचपन का पूरा मेरा था। जी, जब इरफान खान साहब का जिक्र आता है ख़ास तौर से किसी भी रंगकर्मी की ज़ुबान पे, तो मन में कहीं ना कहीं वो श्रद्धा, कहीं वो भाव होता है। आज वो जहाँ पर भी हैं शायद बहुत खुश होंगे और हम पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से निश्चित शत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। अभिषेक जी, आसान नहीं होता रंगकर्मी बनना, क्योंकि वो जो माता पिता होते हैं जिनके हाथ आज आपको तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, वो वक्त नहीं होगा, वो हाथ होंगे आपको रोकने के लिए कि थिएटर नहीं जाना। कितना मुश्किल था उन हाथों को तालियों के सफ़र तक लेकर आना। मैं इसको शुरुआत से नहीं बता करके आज से बताता हूँ, फिर मैं शुरू में जाता हूँ। अभी जैसे मानसरोवर में मेरा एक पूरा घर है, गुरुकुल, और वो मेरे पिताजी का घर है। आज से करीब 10-12 साल पहले मैंने उनसे पूछा कि पापा हमारा घर है, क्या मैं वहाँ पर अपनी थिएटर की क्लासेस खोल सकता हूँ? तो मेरे पापा ने कहा कि तेरे फालतू के काम के लिए मेरे पास मेरा घर नहीं है। अच्छा। और ये बात है 2009 की और तब मैंने थिएटर करते हुए मुझे 3-4 साल हो गए थे। बहुत मुश्किल रहा परिवार को कन्विंस करना। उन्होंने कहा कि पढ़ाई कंटिन्यू करो और उसके साथ में थिएटर करते रहो। तो मैंने BBA किया, MBA किया, BS फाइनेंस किया और बहुत सारे जॉब किए, जनपैक्ट में, इन्फोसिस में, और ये सारी चीज़ें मैं करता रहा और इसके साथ में मैं थिएटर करता रहा, लेकिन थिएटर मैंने कभी छोड़ा नहीं। तो बहुत समय तक मैं उनको कन्विंस करता रहा थिएटर के लिए, वो मुझे कन्विंस करते रहे अपने बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए या जॉब कंटिन्यू करने के लिए या और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। और जब वो बुरी तरह से थक गए 2016-17 में आकर के, तब उन्होंने मुझे बोलना बंद कर दिया। 2014 में उन्होंने मुझसे क्रेडिट कार्ड छीन लिया, डेबिट कार्ड छीन लिए कि अब हमारे पास पैसे नहीं तुझे देने के लिए, अपने आप कमाओ, अपने आप खाओ। 2012 या 13 में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कॉलरशिप मिली, तो वो टंटा भी ख़त्म हो गया कि पैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देगी, 2 साल तक तो घर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि जब मैंने ये रखा अपने जीवन में कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, मुझे थिएटर ही करना है, तो कहीं ना कहीं से मुझे चीज़ें मिलती गई, मुझे जो है ऑप्शंस मिलते गए जिनके थ्रू मैं आगे बढ़ता रहा। और 2018-19 में आकर मेरे पापा को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, वो मेरे नाटक देखने आना शुरू किया उन्होंने। उसके बाद में अखबारों में नाम पढ़ना शुरू किया। तो अभी शायद कुछ साल पहले की बात है, तो मेरे को मेरा ऑफिस शिफ्ट करना था। मैंने पापा को कहा कि कुछ महीनों के लिए मैं अपना सामान घर पे रखना चाहता हूँ, फिर मैं कोई नया ऑफिस ले लूँगा। तो पापा ने कहा क्या ज़रूरत है, अपना घर खाली पड़ा है ना मानसरोवर में, वहाँ तू अपना पूरा ऑफिस शिफ्ट कर ले। तो ये जो चेंज है 12 साल पहले जब उन्होंने ये कहा
कि तेरे फालतू के काम के लिए मेरा घर नहीं है, और 12 साल बाद वो कहते हैं कि अपना घर है ना, तू अपना काम वहाँ पर कर अच्छे से। तो इस चेंज को लाने में बहुत सारी चीज़ें इस बीच में आई हैं। मेरा काम करना, उनको कॉन्फिडेंस देना मेरे काम से, बहुत सारी चीज़ों के अचीवमेंट उनसे शेयर करना, और सबसे ज़रूरी है कि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनका बच्चा फिनेंशियली और मेंटली अच्छे से स्ट्रांग रहे, अपना काम करे, परेशान नहीं हो, फिर वो किसी भी फील्ड में हो। तो जैसे ही अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिलता है, वो अपने बच्चे के लिए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अभिषेक जी, वाकई जब पिता का जिक्र होता है तो एक बच्चे के लिए जो पिता से लगाव होता है वो उसकी आंखों में चमक के तौर पर नजर आता है। और पिता बहुत कम बोलते हैं, कई बार अपने बच्चों को अपनी भावनाएं नहीं बता पाते, लेकिन आज इस मंच के जरिए हम वो मौका देते हैं जहां आप अपने पिताजी की भावनाएं जान सकें और देखते हैं आपके पापा आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। अभिषेक का जब ये छोटा था तब से इस काम में इंटरेस्ट बढ़ गया था, और धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट उस ओर ही चला गया। हालांकि हम लोग तो नहीं चाहते थे लेकिन इसका इंटरेस्ट था और ये उस ओर बढ़ गया। माथुर साहब के आशीर्वाद से ये उस ओर आगे बढ़ने लगा। फिर हम लोग भी फिर यही सोचने लगे ठीक है, इसका काम जो इसको इंटरेस्ट हो इसको करना चाहिए, और धीरे धीरे फिर ये उसी काम में आगे बढ़ता गया। और आज परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छे मुकाम पे ये है। हमको भी खुशी है कि आज ये इस मुकाम पे है और बहुत अच्छा काम ये कर रहा है इस क्षेत्र में। इससे बढ़िया कोई और काम हो भी नहीं सकता इसके लिए। इसको जो काम में इंटरेस्ट है वही इसको काम मिला हुआ है, इससे बढ़िया और काम इसके लिए हो नहीं सकता था। हम तो परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी काम में इसको भगवान तरक्की दे आगे, और इसका जो है आगे परमात्मा इसको आगे बढ़ाए इस काम, यही हमारी प्रार्थना है। तो अभिषेक जी, आपने देखा आपके पापा आपके लिए कितना कुछ कह रहे हैं और कितना प्यार है। वाकई पिता की जो भावनाएं होती हैं वो बहुत कम वक्त होता है जब पिता उन्हें बयां करते हैं, लेकिन जब बयां करते हैं तो वो सालों तक एक मीठी याद छोड़ के जाते हैं। और शायद आज आपके लिए भी वो वक्त होगा, वो लम्हा होगा जब आपके पिता ने आपके लिए जो कुछ कहा वो ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। और हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़े। यहाँ जब हम जिक्र कर रहे थे आपके बचपन का, उस दौर का जिक्र कर रहे थे, इतना आसान नहीं होगा। क्या हौसला था, क्या हिम्मत थी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही? एक ऑप्शन कभी लाइफ में मैंने रखा नहीं कि मुझे कुछ और करना है। तो फादर का बिज़नेस था बहुत अच्छा, और वो अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से चाहते भी थे कि मैं उसको संभालूं। पर बचपन से लेकर के और कॉलेज टाइम तक मैं इतना बिज़नेस का काम कर चुका था कि मुझे उससे थोड़ा सा इरिटेशन होना शुरू हो गया था, और मेरा पता नहीं क्यों आर्ट की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ गया। बाद में सालों बाद मेरे पापा ने मुझे बताया कि उन्होंने बचपन में 8 साल तक लगातार रामलीला की है गाँव के अंदर, और ये बात उन्होंने पहले कभी मुझे बताई नहीं। और ये बात मुझे रियलाइज़ भी नहीं थी कि मेरे जीन्स में कहीं ना कहीं वो एक्टिंग, वो शौक कहीं ना कहीं है मेरे साथ में। तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं था, मेरे जीन्स में था, और वो बाहर निकलता रहा कई जगह पर। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब आप बहुत सारे ऑप्शंस लेकर के चलते हो तो शायद आप एक किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। लेकिन मैंने हमेशा इससे ही ये सोचा कि चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो, थिएटर को मैं ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। और आर्ट में, अभिनय में या निर्देशन के अंदर ये सारी चीज़ें मेरे साथ में जुड़ती रही, मैं आगे बढ़ता रहा। और शायद थिएटर ने ही मुझे वो हौसला दिया, वो ताकत दी कि मैं इसको कंटिन्यू क्यों। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, आपका काम लोग पसंद करना शुरू करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है कि आप इस आर्ट को कंटिन्यू करो। अगर काम अच्छा नहीं होगा, लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा कि मेरे गुरु थे संदीप मदान सर, सरताज सर, और इनके सानिध्य में मैं बहुत सारा काम करता रहा, और उनकी ही बातों से, उनके बताए गए रास्तों पर मैं चलता रहा, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, गाइड भी किया। तो शायद ये बहुत बड़ी ताकत थी मेरे जीवन में, दो मेरे साथ में, जो मुझे आगे लेकर के चलती रही। बिल्कुल, जहाँ आपने गुरु का जिक्र किया है तो कहा भी जाता है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊँ। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, और गुरु का तो जो महत्व है वो भगवान से भी ऊपर है। शायद आपने उस चीज़ को सत्य भी कर दिया कि आपने अपने गुरु के लिए अपना परिवार भी त्याग दिया। वो क्या अनुभव था, वो क्या कहानी थी, वो आपसे जानना चाहेंगे। ये था कि 2013 में सरताज सर
के साथ में मैं थिएटर करना शुरू कर चुका था। जिस तरह से आपने गुरु गोविंद कहा, इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि संदीप सरताज दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी संदीप आपने सरताज दियो बताए। बहुत खूब। तो मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, और संदीप सर ने मुझे सरताज सर का रास्ता बताया था। मैं बहुत सालों तक उनके साथ थिएटर करता रहा। 2013 में उनकी वाइफ की डेथ हुई और वो घर पर अकेले हो गए। 12वां दिन था उनकी वाइफ की डेथ का। वो अंदर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सब मुझसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कौन रहेगा, तो मैंने कह दिया कि अभिषेक रहेगा यहाँ पर। वो सिर्फ इतना बोले और बाहर चले गए। और शायद ये एक गुरु और शिष्य के अंदर की एक वो फीलिंग थी जिसको मैंने बिना कुछ कहे एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे शेयर कर दिया। और करीब 10 साल तक मैं उनके घर पे रहा और उनसे सीखता रहा। मैं शायद सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि मैंने उनसे नाटक सीखा, मैंने उनसे ज़िंदगी को जीने के तरीके सीखे। वो अपना काम किस तरह से करते हैं, सुबह 7 बजे के रिहर्सल पे 5 बजे उठ जाते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, अपने डायरेक्शंस को लिखते हैं, आज जो काम कराना है एक्टर्स के साथ में। तो शायद ये सारी डिटेलिंग चीज़ें जो मेरे गुरु करते रहे वो मेरे अंदर आई और बहुत अच्छे से परंपरा के रूप में मेरे अंदर समाहित हो गई। तो शायद आज मैं भी जितना काम कर पा रहा हूँ उनमें ये बहुत बड़ा रीज़न है कि 10 साल सरताज सर के साथ रहना, दिन भर उनके साथ गुजारना। मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ कि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी। हम बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें नहीं करते थे ना, हम बहुत ज़्यादा रंगमंच को लेकर के बात करते थे। लेकिन एक फीलिंग थी जो हमको बहुत सालों तक जोड़े हुई थी, और शायद वो फीलिंग ने ही मुझे ताकत दी आगे बढ़ने की। बहुत खूब। और कहा जाता है ना कि जब आप गुरु को ना सिर्फ कला के जरिए बल्कि मन से अपना गुरु मानते हो, तभी आप एक अच्छे शिष्य बन सकते हो, और तभी शायद आप जो एक अच्छे शिष्य के जो गुण हैं तभी आते हैं। शायद वो सब आप में तभी आए हैं कि जब आपने पूरा 10 साल का सानिध्य उनका पाया। यहाँ मैं एक बात जिक्र करना चाहूँगी कि रंगमंच से जुड़ना, कलाकार के तौर पर जुड़ना, अदाकारी करना, लेकिन स्टेज मैनेजमेंट एकदम डिफरेंट चीज़ है। दोनों में बहुत फ़र्क। आपने कलाकार बनने के साथ साथ स्टेज मैनेजमेंट की ओर रुख क्यों किया और क्या वजह रही? सबसे बड़ी वजह तो ये रही कि जैसे भी मैं बात करता था हमारे फेलो थिएटर आर्टिस्ट से, तो वो कहते थे कि थिएटर में पैसा नहीं है, थिएटर में बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है, फिल्मों की तरफ हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पर कब तक काम करोगे। तो मुझे ये लगा कि जिस चीज़ को मैंने बहुत ज़बरदस्ती से, मतलब बहुत फोर्सफुली, जो MBA मैंने किया था, वो शायद अब काम में लेने का वक्त आ गया है। तो मैंने MBA को और थिएटर को दोनों को साथ में जोड़ा, और मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जो आर्ट में ज़रूरत है वो मैनेजमेंट की। हम इसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, शायद इसलिए हम लोग फंड्स लेकर के नहीं आ पा रहे हैं या कमाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट था कि स्टेज मैनेजमेंट या थिएटर मैनेजमेंट कोई अलग चीज़ है क्या। तो मैंने इस पर रिसर्च करना भी स्टार्ट किया, और उसके बाद में इंडिया में इनलेक्स थिएटर अवार्ड एक चीज़ होती है जिसमें जो कि इंडिया में सिर्फ 3 लोगों को 1 साल में दिया जाता है, और वहाँ मैंने स्टेज मैनेजमेंट सब्जेक्ट से ये अवार्ड फिल आउट किया। मुझे मिला ये अवार्ड और उस पर रिसर्च करने का मुझे मौका मिला, और जिसके लिए रिसर्च के लिए मैं बाहर यूरोप तक भी गया। तो मुझे लगता है कि मैंने एक अलग नज़रिए से थिएटर को देखना शुरू किया, क्योंकि सिर्फ अभिनय और डायरेक्शन करते करते आप अपने आर्ट में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि बाकी सारी चीज़ें आप करना भूल जाते हैं। अगर कोई आदमी या कोई ऐसा मैनेजर जो आपकी बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करे, तो आपका आर्ट भी सुंदर बनेगा और शायद आप और अच्छे से फंड्स लेके आ पाएंगे। तो इस आवश्यकता ने जो है इस आविष्कार की जननी की कि मेरे को स्टेज मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए, पहले समझना चाहिए कि थिएटर में कैसे फंड्स आएंगे, थिएटर में हम सर्वाइव कैसे करेंगे, और फिर थिएटर को आगे लेके जाना चाहिए। बहुत खूब। और जब कहा जाता है कि हमारे देश की बहुत खासियत है, ख़ासतौर से कला के क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यूरोप हमसे थोड़ा सा आगे है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उनको भी कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं, मात दे रहे हैं। लेकिन जब आपने यूरोप में ट्रेनिंग ली, स्टेज मैनेजमेंट के बारे में सीखा, कला के बारे में सीखा, क्या कुछ फ़र्क नज़र आया और क्या कुछ खासियत थी जिससे आपने यहाँ पर आकर ना सिर्फ खुद भी फ़ायदा उठाया बल्कि कई बच्चों को भी उसकी ट्रेनिंग दी? यूरोप का सबसे अच्छी बात है कि उन लोगों में पेशेंस बहुत है, वो इतना पेशेंस के साथ में काम करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात है कि वो उनकी सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। एक डायरेक्टर है तो उसका काम है नाटक बनाना, उसका काम ये नहीं है कि वो पोस्टर डिज़ाइन भी कराएगा, आर्टिस्ट का ऑडिशन भी करेगा, उसका काम सिर्फ ये है कि सिलेक्टेड आर्टिस्टों के साथ में आके नाटक बनाएगा। स्टेज मैनेजर का काम यह है कि बाकी सारी चीज़ें देखेगा, लाइट डिज़ाइनर का काम अलग है। तो बेसिकली वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। सेकेंडली वो 10 साल हमसे आगे चल रहे हैं, वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल आर्ट्स चालू हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर नाटक को स्टेज पे दिखाया जाता है, वहाँ पे नाटक को एग्जिबिट करके एग्जीबिशन हॉल्स में भी दिखाया जा रहा है।
और अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जो कि एक ही तरीके का आर्ट बहुत सालों तक नहीं दिखाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन सीखना, उन लोगों की मैनेज चीज़ें सीखी मैंने वहाँ पर। दूसरा ये समझा कि एक डायरेक्टर का काम नाटक को सुंदर बनाना है, बाकी सारी चीज़ें अगर वो दिमाग में रखेगा तो शायद नाटक अच्छा नहीं बना पाएगा। तो हमें शायद एक टीम रखनी पड़ेगी जिसमें स्टेज मैनेजर्स होंगे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स होंगे, या फिर अगर नहीं है हमारे पास में इतना बजट तो हमारे एक्टर्स को हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे डायरेक्टर एक अच्छे नाटक बनाने पे दिमाग लगा सके। तो ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैंने वहाँ सीखी, वहाँ पे काम किया। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था पेपर प्लेन्स, जहाँ पर 15,000 पेपर प्लेन्स बनाए हम लोगों ने और उसको एग्जिबिट किया गया एक नाटक की तरह पर। अब एक नए तरीके का कॉन्सेप्चुअल आर्ट है, तो ये इंडिया में शायद अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में हम ऐसे कॉन्सेप्चुअल आर्ट थिएटर में देखेंगे। बहुत खूब। और कहते हैं ना, हम कहीं ना कहीं से जो कुछ सीख रहे होते हैं ना, वो हो सकता है कि हमारे लिए नया हो, लेकिन भविष्य के लिए एक नई योजना होती, एक नई दिशा होती। रिसर्च आसान नहीं होता, फिर जब आप स्टेज मैनेजमेंट या रंगमंच से जुड़ा सब्जेक्ट लेते हैं तो इतना आसान और नहीं रहता। क्या मुश्किलें थी और रिसर्च के थ्रू क्या कुछ आपने पाया और क्या कुछ जाना? सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि जब रिसर्च के लिए आप जाते हैं तो आप बहुत सारी नई चीज़ें देखते हैं कि इस चीज़ पे और लोगों ने अभी तक बात क्यों नहीं की, रिसर्च क्यों नहीं किया। जैसे जितने भी थिएटर में लोग आते हैं वो सब अभिनय को लेकर के या डायरेक्शन को लेकर के बात करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, डायरेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्टेज मैनेजर्स नहीं हैं। हमारे पास में ऑर्गेनाइजर्स नहीं हैं अच्छे, जो फेस्टिवल अच्छे ऑर्गेनाइज करें, फंड्स लेकर के और लोगों को प्लेटफॉर्म दें। तो मुझे लगता है कि इन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने रंग राजस्थान फेस्टिवल भी शुरू किया। इसलिए मैंने और जगह जा करके स्टेज मैनेजमेंट करना शुरू किया, जिससे डायरेक्टर्स को ये आदत हो कि वो अपने आर्ट पे ज़्यादा ध्यान दे पाए। विशाल विजय सर के साथ में, रुचि मैम के साथ में, जयपुर के और कई थिएटर आर्टिस्ट हैं जिनके नाटकों में जाके मैंने बैक स्टेज संभाला, उनकी चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करी, जिससे कि मुझे भी एक्सपीरियंस मिले और वो भी थिएटर को अलग तरीके से ले पाए। तो रिसर्च में सबसे बड़ी मुश्किल तो ये आती है कि आप एक बैकग्राउंड से आते हैं और आप एक दूसरे बैकग्राउंड की तरफ जाकर के उसको ढूंढना शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड है। लेकिन उसमें भी आपको ये चीज़ें सोचनी है कि आपकी कंट्री की चीज़ें या आपके लोकेलिटी की चीज़ें उसमें कैसे इनकॉर्पोरेट हो पाएंगी। तो उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने कई नाटकों में वो प्रोसेस इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। मुझे थोड़ा सा बदलाव करने पड़े क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो बहुत अलग थे, लेकिन मुझे समझ में आया कि अगर इंडिया में भी कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट की जाए अच्छे तरीके से, आर्ट में थोड़ा सा मैनेजमेंट को लाया जाए, तो ये चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। शायद वही एक कोशिश थी इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल के जरिए भी जो आपने शुरू की और 9 साल हो चुके हैं। क्या कुछ बदलाव नज़र आया, क्या कुछ फ़ायदा लगा राजस्थान के लिए? क्योंकि कहा जाता है कि जो राजस्थान की भूमि है ये कलाकारों की भूमि है और कहीं ना कहीं पूरे देश को, पूरी दुनिया को नए उभरते कलाकार दे रहे हैं। इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल से क्या कुछ फ़ायदा मिला और क्या कुछ नया था वो? अगर मैं फ़ायदे की बात करूं तो इसकी शुरुआत ही नुकसान से हुई थी। अच्छा। मुझे पहले फेस्टिवल में ही 9.5 लाख का घाटा लगा और ये बात शायद मेरे फैमिली में आज तक किसी को नहीं पता है कि मैं शायद इस मंच पे पहली बार ये बता रहा हूँ। जब मैंने पहला रंग राजस्थान किया तो बहुत बड़ा लॉस था मेरे लिए और मुझे लगा कि ऑर्गेनाइजिंग करना बड़ा आसान होगा, हम स्पॉन्सर्स ले आएंगे, हम सारा काम कर लेंगे। मैंने रघुवीर यादव, इला अरुण जी को, इन सब लोगों को फेस्टिवल में बुला लिया, पूरा फेस्टिवल हो गया, बहुत सारी टीम थी। जब फेस्टिवल ख़त्म हुआ तो हम 2-3 लोग लास्ट में रह गए जो फेस्टिवल को संभाल रहे थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिना एक्सपीरियंस के, बिना रिसर्च के चीज़ें करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। शुरुआती दौर पे जो नुकसान से चीज़ शुरू हुई उसको मैंने बहुत ज़्यादा दिल पे लिया और सोचा कि जिस चीज़ ने नुकसान दिया है मैं उसी चीज़ को वापस खड़ा करूँगा। बहुत खूब। सेकंड रंग राजस्थान करने में मुझे थोड़ा समय लगा, 1.5 साल और लगा, लेकिन मैंने वो कम बजट पे फेस्टिवल किया सिर्फ इसलिए कि मैं इस चीज़ को ऐसे मरने नहीं दे सकता। थर्ड रंग राजस्थान हुआ। फोर्थ रंग राजस्थान JKK ने पूरा स्पॉन्सर किया, 48 लाख रुपीज़ उस पर जवाहर कला केंद्र ने लगाए। फिफ्थ में और स्पॉन्सर्स आना स्टार्ट हुए। तो मुझे लगता है ये एक पूरी जर्नी रही ऑर्गेनाइजिंग की भी। पिछले 10 साल में मैंने कई फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए, क्यूरेट किए, संगीत नाटक अकादमी के लिए भी, इरफान थिएटर फेस्टिवल, प्रोग्रेसिव फोरम संस्था के लिए और रंग राजस्थान और कई ऐसे फेस्टिवल जो जयपुर में ऑर्गेनाइज किए गए। तो मुझे लगता है कि अब मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑर्गेनाइजिंग का। अगर मैं अब कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल भी करूँगा तो उसके बेसिक्स मेरे को क्लियर होंगे, मुझे कहाँ से फंड लेकर के आना है, क्या चीज़ें होनी है, कितना बजट है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर आएंगी। बिल्कुल। जहाँ आपने जिक्र किया कि ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि कई बार नुकसान होता है, लेकिन वो नुकसान हमें एक आगे फ़ायदे की ओर खींच रहा होता है। और जो समझदार व्यक्ति होता है, जो उत्साह वाले लोग होते हैं, जिन्हें ज़िंदगी में कुछ नया कर गुजरना होता है, उनका मकसद होता है कि ये जो छोटा सा घाटा है ना, इसे हम बड़े फ़ायदे में तब्दील करें। और वो सब हमें मिलती है नसीहत हमारे गुरु के ज़रिए। आपके गुरु का सानिध्य, आपके गुरु जी का साथ आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा है।
ये पल, ये मंच जब आज मौजूद हैं, जब आज आपके गुरुजी भी आपको देख रहे हैं, तो आइए जानते हैं वो आपके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए सुनते हैं पहले सरताज साहब की बात। क्या बात। अभिषेक मुद्गल मेरे बड़े प्यारे स्टूडेंट्स में से एक रहा है, लेकिन इससे मेरी मुलाकात बड़े अजीब तरीके से हुई। एक दिन मैं घर में बैठा था, रात को 9 बजे घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो अभिषेक खड़े थे। पूछा क्या बात है? कहने लगा मुझे संदीप सर ने आपके पास भेजा है सर। मैंने कहो, चलो मैं आ जाऊँ अंदर। मैंने कहा आओ बैठो। बैठ के बात करने लगे तो उसने बताया कि मैं गिरीश कर्नाड का नाटक है वतन करना चाहता हूँ, और जिस किसी से भी बात करता हूँ मेरे को डिस्करेज करता है, कहता है कि ये बहुत मुश्किल नाटक है, तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं होगा। सिर्फ संदीप सर ने मेरे से कहा कि आप सरताज सर के पास चले जाओ, वो आपको करवा देंगे, इसलिए आपके पास आया हूँ। मेरे को अभिषेक से बातचीत करने में लगा कि लड़का इंटेलिजेंट है और समझदारी की बातें कर रहा है। तो मैंने पूछा क्या चाहते हो? तो कहने लगा कि आप हमारी स्पीच ठीक करवा दीजिए, बाकी तो मैं डिज़ाइन कर लूँगा प्ले को। मैं कहा बढ़िया है, ठीक, कल सवेरे से आ जाओ। तो ये कोई 10-12 साल पहले की बात है, शायद 2011 में हम जुड़े होते, 11-12 में। तब से फिर मैं रंगमस्तानी के साथ जुड़ गया, और मैं उसके और कुछ प्रोडक्शन भी मैंने रंगमस्तानी की डायरेक्ट किए, और उसके बाद फिर मैं रेगुलर अभिषेक मेरे साथ ही रहने लग गया। ये स्टार्टेड स्टेइंग विथ मी। मेरी वाइफ की डेथ हो गई 2013 में, तो वो मेरे साथ रहने लगा, और फिर हमने रंगमस्तानी के लिए 22 वर्कशॉप्स मैंने डायरेक्ट करी, और सैकड़ों स्टूडेंट्स को निकाला, नए स्टूडेंट्स को सिखाया। और तब मुझे लगा कि अभिषेक में बहुत डायनेमिज्म है, और ये इसका सोच बड़ा नया है। ये भी खुद जो नाटक करता है, इसने फिर जितने भी नाटक किए, रश्मि रति वगैरह और जितने भी नाटक किए, वो सब नाटक उसने लीक से हटकर किए। आपसे लंबी बातचीत हुई होगी तो उसने बताई होगी सारी बातें आपको। बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, और इससे राजस्थान के रंगमंच को बहुत उम्मीद है, और मुझे मेरा तो आशीर्वाद है इसके साथ कि ये राजस्थान के रंगमंच को और आगे बढ़ाएगा। तो हमारे साथ थे वरिष्ठ रंगकर्मी सरताज साहब, जो कि अभिषेक जी के गुरुजी भी हैं, और अभिषेक जी ने उनके साथ बहुत लंबा वक्त बिताया है, बहुत प्यारी यादों के साथ बिताया। यहाँ हम हमारी जो बात चल रही थी उसको आगे बढ़ाएंगे। एक ख़ास तौर से मैसेज जो है, मैं मेरी जो यंग जनरेशन है, जो कि बच्चे कहीं ना कहीं छोटी सी हार से हौसला हार जाते हैं, चाहे वो थिएटर से जुड़े हों, चाहे वो किसी भी विधा से जुड़े हुए। उन्हें लगता है कि आज हम हार गए तो हम कल जीत नहीं सकते। उनके लिए आपका ये जो एग्जाम्पल है इंटरनेशनल फेस्टिवल थिएटर का, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि आप ज़िंदगी में आज हारे हैं तो कल जीतेंगे ज़रूर। और आपका तो जो बच्चे हैं उनसे काफ़ी लगाव रहा है, आप चाहे वो थिएटर के ज़रिए उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हों, क्या कुछ उन्हें कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में छोटी हार हमेशा हार नहीं होती, वो बड़ी जीत की ओर एक इशारा होती है? क्या कहना चाहेंगे उनको? यंग जनरेशन जो है उसको सबसे ज़्यादा ये कहना चाहता हूँ कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जितना आप में ठहराव आएगा, जितना आप में पेशेंस आएगा, आप उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा, क्लैरिटी ऑफ माइंड। हाँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हैं। समय लीजिए, 2 साल 3 साल 4 साल जितना समय आप चाहते हैं, लेकिन समझिए कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं। मुझे भी समय लगा कि क्या मैं अभिनय करना चाहता हूँ, क्या मैं ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, या मैं डायरेक्शन करना चाहता हूँ। और 4-5 साल के टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि मैं सबसे अच्छा काम निर्देशन के अंदर कर पा रहा हूँ, उसमें नए एक्सपेरिमेंट्स कर पा रहा हूँ, बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ, और शायद ये मेरा फील्ड है जिसे मुझे लाइफ टाइम कंटिन्यू करना है। तो जो भी बच्चे आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इस फील्ड में पैसा नहीं है, फंड नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप पूरी ज़ील के साथ में लग जाएंगे तो कोई ऐसा फील्ड नहीं जिसके अंदर आप फंड्स या पैसा नहीं जुटा सकते हैं। बहुत खूब। और ज़िंदगी में ज़रूरी भी है, पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिद्दत के साथ उस काम को करना जो आप दिल से करना चाहते हैं, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो। जिस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं, बस शिद्दत से आगे बढ़ते रहिए और कोशिश करते रहिए। यहाँ आपने बात की कि आप चाहे स्टेज मैनेजमेंट से जुड़े हों, चाहे आप आर्टिस्ट के तौर पर जुड़े हों, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा लगाव जो है वो है डायरेक्शन से। उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जब किसी भी नाटक को डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो कहते हैं ना, सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर के कंधों पर होती है। अच्छे कलाकार से उसकी अदाकारी का बेहतरीन अभिनय निकलवाना हो या स्टेज का संचालन हो, कितनी कुछ
जोखिम भरा होता है और कितनी आसानी से कर लिया जाता है ये काम। बहुत आसानी से नहीं होता है। डायरेक्टर के ऊपर पूरी की पूरी नाव की जिम्मेदारी होती है कि उसको एक्टर्स को, बैक स्टेज को, लाइट्स, कॉस्ट्यूम, सेट, म्यूज़िक सबको साथ में लेकर के चलना होता है, डिज़ाइन करना होता है। और इसमें संदीप सर ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैंने उनको नाटक डायरेक्ट करते हुए देखा है, उनके नाटकों के विजुअल्स मैंने देखे हैं बनते हुए, पर तब मेरा डायरेक्शन में इतना इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने अभिषेक मजुमदार के साथ में एक नाटक में उनको असिस्ट किया, मोहित टकलकर सर को असिस्ट किया, पुणे के हैं वो, और कई वर्कशॉप्स में जाकर के मैंने डायरेक्टर्स के साथ में काम किया, तो मुझे डायरेक्शन में एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। सेकेंडली, मैं अपने नाटकों में जितना भी काम कर पाता हूँ उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो अब तक डायरेक्शन के अंदर हुई हैं चीज़ें, उनसे कुछ अलग मैं दिखा पाऊँ। एक ही नाटक को हम एक ही तरीके से कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं, तो मैं उसमें क्या अलग कर रहा हूँ। जैसे कि महारथी एक नाटक है विभांशु वैभव जी का, जिसके मैं अभी 25 शोज़ कंप्लीट कर चुका हूँ, और वो नाटक को मैंने पूरा फिजिकल फॉर्मेट के अंदर बनाया, छऊर और टकलरी के मूव्स यूज किए, और कई जगह पर वो नाटक सराहा गया। तो ऐसे नाटक जो कि महाभारत के नाटक हैं, क्लासिकल कॉन्टेम्प्रेरी को मिक्स करके आप ऐसी चीज़ दिखा सकते हैं जिससे लोगों को वही कहानी एक अलग तरीके से मिलेगी। दूसरा, मैं बहुत सारे रियलिस्टिक नाटक भी बनाता हूँ। एक ईडीपस का अडेप्टेशन बनाया ईसर बागी, उसमें 15-20 दिनों तक एक्टर्स को मैंने बीहड़ के इलाके में रखा, उन्होंने रियलिज्म फॉलो किया। अच्छा। वहाँ पे चूल्हे पर खाना बनाया, वहीं रहे, 15 दिन तक नहाए नहीं, दाढ़ी नहीं बनाई बहुत महीनों तक, जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो उस रियलिज्म को एक्चुअल में फील करना, नेचुरलिज्म में जाना और उस कैरेक्टर की सारी बारीकियों को अपने अंदर जीना, उसके बाद उस नाटक को परफॉर्म करना। तो उसके जब आप फोटोग्राफ्स देखेंगे या नाटक देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक्चुअल में बागी दिख रहे हैं। अभी जैसे मैं एक नया नाटक बना रहा हूँ, मुक्तिधाम उस नाटक का नाम है, और वो क्लासिकल कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल ड्रामा है। तो मैं उसमें आज की चीज़ें भी डाल रहा हूँ जिससे कि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए, और हम लोग क्लासिकल चीज़ें भी उसके अंदर डाल रहे हैं जिससे उनके कॉन्टेक्स्ट में भी बातचीत हो सके। यहाँ एक बात ज़रूर जानना चाहूँगी, जब भी थिएटर का जिक्र होता है ना, तो कहीं ना कहीं बड़े पर्दे, सिनेमा का जो जुड़ाव है वो होता ही है, और एक हर थिएटर आर्टिस्ट की कहीं ना कहीं दिल में दबी हुई एक ख्वाहिश होती है कि आज वो थिएटर में काम कर रहा है, आज वो रंगमंच पर है, कल वो उस बड़े पर्दे पर ज़रूर जाए। आपकी ऐसी कभी ख्वाहिश रही? शुरुआत में थिएटर में हर आदमी यही सोच करके आता है कि उसको फिल्मों में जाना है, और आज भी मेरे पास अगर 30 बच्चे वर्कशॉप में आए हैं तो उनको सबको यही है कि मैं मुंबई जाऊंगा या मैं कहीं और जा करके फिल्मों में या टीवी में एक्टिंग करूंगा। और मेरे बस शुरुआत में यही था कि हाँ, मुझे फिल्मों में एक्टर बनना है, और मैं उसी वजह से आया। लेकिन मुझे लगता है कि थिएटर को अब हमने एज अ सीढ़ी यूज़ करना शुरू कर दिया है कि आप थिएटर में आइए, अच्छे एक्टर बनिए और फिर फिल्मों में चले जाइए। लेकिन थिएटर का अपना अस्तित्व भी है। आप अगर सिर्फ थिएटर में रह करके भी काम करना चाहते हैं, थिएटर को बढ़ा सकते हैं। कुछ सालों बाद जब मैंने थिएटर को समझना शुरू किया तो मेरा फिल्म से बिल्कुल मोह हट गया। अच्छा। और उसके बाद जब मैं एक शूटिंग पे गया और मैंने 25-30 रीटेक्स देखे और मुझे लगा तो यहाँ तो मैं कैरेक्टर बना ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतना थिएटर कर लिया, तो फिल्म से मेरा पूरा मोह ही हट गया। तो मुझे अब नहीं लगता कि मैं कभी फिल्मों में जाने का सपना देख रहा हूँ या मैं चाहता हूँ जाना। अब रंगमंच में ही शायद मैं जिंदगी भर काम करना चाहता हूँ। बहुत खूब। और कहा जाता है ना कि रंगमंच का जो अभिनय होता है ना, मेरी नज़र में शायद हमारे कई दर्शक होंगे जो यही सोच रखते होंगे कि असली अदाकार, असली अभिनय वही होता है, क्योंकि वो उसी वक्त होता है। एक छोटी सी भी गलती वो हमेशा के लिए होती है, उसमें रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं होती। जहां हम बच्चों का जिक्र कर रहे हैं, आपकी अब कोशिश ये रही है कि नई पौध को ऊर्जा देना, उन्हें एक नई रोशनी देना, नए बच्चों को थिएटर की बारीकियों से रूबरू कराना। क्या कुछ खास मकसद है और कितने बच्चे आपके पास हैं जो एक्टिंग के गुर सीख रहे हैं? अभी मेरे पास 40 लोगों की टीम है इस वक्त जयपुर में, गुरुकुल में। उसमें कुछ 12 या 15 बच्चे मेरे साथ में वहीं रहते हैं और वहीं दिन भर रह करके रिहर्सल्स करते हैं। हमारा पूरा घर है 2 मंजिल का, 250 गज का, उसको पूरा हमने रंगमस्तानी गुरुकुल नाम दिया है, और हम लोग वहीं पूरा दिन भर काम करते हैं। कुछ बच्चे डे स्कॉलर हैं जो आते हैं और रिहर्सल के लिए जाते हैं, तो उनके साथ में मैं मेजरली ये सोच रहा हूँ कि किसी तरह से उनको इस तरह डेवलप किया जाए कि वो किसी भी तरीके के अभिनय से डरे नहीं। क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि जैसे भी हम बहुत मेजर प्रोसेस में देखते हैं कि पहली बार एक्टर आता है, उसको स्क्रिप्ट थमा दी जाती है और उसके बाद में उसको बोला जाता है कि अब आपको ऐसे नाटक करना है। मैं बहुत टाइम तक बच्चों को स्क्रिप्ट हाथ में नहीं देता हूं जब तक कि वो स्क्रिप्ट पकड़ने या स्क्रिप्ट को समझने के लायक नहीं हो जाए। उनके सेंस को डेवलप करता हूं, उनकी बॉडी को डेवलप करता हूं अच्छे से कि वो किसी भी तरीके का रोल कर पाएं आसानी से। और मुझे लगता है कि मेजर हमें यही काम करना चाहिए कि एक्टर को किसी एक स्पीच में या किसी एक तरीके के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बांध करके उसको हर तरीके के कॉन्टेक्स्ट में सिखाया जाना चाहिए, हर तरीके का सेंस उसमें डेवलप करना चाहिए जिससे वो कहीं भी जाए तो अटके नहीं। और हम उसको इंडिपेंडेंटली तैयार करें, किसी एक स्क्रिप्ट के लिए, किसी एक फॉर्म के लिए तैयार नहीं करें, सिर्फ उसको रियलिस्टिक एक्टिंग नहीं सिखाएं, हर तरीके का कॉन्टेक्स्ट उसको सिखाएं और वो जहां भी जाए उसको ये याद रहे कि मुझे यहाँ पर ये परफॉर्म करना है। बहुत खूब। यहाँ में ये एक अल्फाज जो है गुरुकुल,
जो कि सदियों से हमारे देश की खास परंपरा के तौर पर जाना जाता है, क्या मकसद रहा इस अल्फाज के पीछे, क्या सोच थी और क्या कोशिश थी जो आज रंग ला रही है? मैंने बहुत बार देखा है कि अब जो है वो गुरु शिष्य परंपरा, वो जो समर्पण है वो स्टूडेंट्स में से मिस होता जा रहा है। तो हमें लगा कि हम एक एनर्जी ज़रूर क्रिएट करेंगे। हमारे वहाँ भी ये परंपरा है कि गुरु के साथ में नहीं बैठना है और शिष्यों को पूरा समर्पित भाव से वहाँ पर सीखना है। तो हमने ये परंपरा इसलिए रखी और ये नाम भी इसलिए रखा कि आपको उसी परंपरा में जाकर के सीखेंगे तो शायद ज़्यादा ग्रहण कर पाएंगे। अगर मैं इसको मतलब हमारा थिएटर ग्रुप है पर मैं इसको कुछ और स्पेस का नाम देता तो शायद वो एनर्जी नहीं रह पाती। लेकिन जब भी हम गुरुकुल बोलते हैं इसका मतलब वो सारी परंपराएँ, क्लासिकल चीज़ें, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो पहले एक रेपेटरी ग्रांट थी बहुत सालों तक, 25-30 सालों तक, उन्होंने पिछले 2 साल पहले उसका नाम बदलकर गुरु शिष्य परंपरा कर दिया है। तो ये सरकार भी अभी समझ रही है कि हमारा जो पहले का गुरु शिष्य परंपरा का पूरा जॉनर था, पूरा वो जो कॉन्टेक्स्ट था, उसमें बच्चे बहुत समर्पण के साथ में, पेशेंस के साथ में सीख पाते थे। और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि जो एक स्टूडेंट आ रहा है वो 2 साल 3 साल अच्छे से समर्पित होकर के अपने गुरु से सारी चीज़ें ले, सारी दीक्षाएं ले, उसके बाद वो आगे जा कर के काम करें। बिल्कुल। और एक शिष्य के लिए बहुत गर्व का पल होता है जब उसका गुरु किसी मंच पर उनके बारे में जिक्र कर रहा होता है। और आज जो आपके गुरुकुल के बच्चे हैं ना, वो भी बहुत खुश हो रहे हैं और वो ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहते थे कि जब उनके गुरुजी इस मंच पर हैं तो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं गुरुकुल के कुछ बच्चों के साथ। Hello, I'm Ujjwal Utman and I'm working with Rang Mastane since 2020. रंग मस्ताने इज अ ग्रुप जहां पे आपको ये मौका मिलता है कि आप अपनी थिंकिंग को जितना ब्रॉड कर सकते हैं आप करें। रंग मस्ताने के एक्टर्स को कभी भी स्क्रिप्ट में नहीं बांधा जाता और कभी भी एक सेम पैटर्न ऑफ एक्टिंग फॉलो करने का जो डायरेक्शन है वो कभी भी हमें नहीं मिलता है। और हमारे पास उतनी फ्रीडम है कि हम जितना चाहें उस आसमान में उड़ सकते हैं और वहां से अपने क्राफ्ट को लाके यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे उसे शेप किया जाएगा, यहाँ पे बताया जाएगा कि ये ज्यादा है, कम है, इसे कितना कम करना है, कितना शेप में लाना है, वो चीजें यहाँ पे क्रिएट की जाती है। वो हर एक्टर के पास यहाँ पे वो फ्रीडम है कि हर एक्टर अपने आप को यहाँ शेप कर सकता है। उसे इस डर में रहने की जरूरत नहीं है कि मैं खराब करूंगा या अच्छा करूंगा तो कैसा होगा। आप जितना ला सकते हैं लाइए, यहाँ पे शेप उस चीज को कर दिया जाएगा। अभिषेक सर कभी भी किसी भी एक्टर को स्क्रिप्ट में या लाइंस में नहीं बांधते। वो नहीं बोलते कि इस लाइन को आप ऐसे बोलो। किसी भी लाइन को, किसी भी कैरेक्टर को करने के 1000 तरीके हैं। आप 1000 के 1000 लाके दिखाइए। उन 1000 को यहाँ पे एग्जामिन करके उसमें से कैरेक्टर फाइनल किया जाएगा। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग जो यहाँ पे होती है और किसी भी एक्टर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो ये दिस इज रंग मस्ताने फॉर मी। हाय, myself Divyansh Shubnani and I'm an artist at Rang Mastane and I'm working with Rang Mastane from last 1 year। और यहाँ पर रहकर मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। जैसा कि एक कलाकार के लिए सिर्फ कला सीखना ही सब कुछ नहीं होता, उसे खाना बनाना भी आना चाहिए, उसे चाय बनाना भी आना चाहिए और ऐसी कई सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि बहुत आम है, लेकिन एक कलाकार के लिए सब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उसकी कला में बहुत मदद करते हैं। और ये चीज़ें मुझे रंग मस्ताने में सीखने को मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने रंग मस्ताने में लाइटिंग, बैक स्टेज, सेट डिजाइनिंग, सोशल मीडिया और ना जाने क्या क्या नहीं सीखा। एक्टिंग के साथ ये सब कुछ सीखना एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उसके आर्टिस्ट में, जो उसकी एक्टिंग में उसको बहुत मदद करता है। थैंक यू रंग मस्ताने। हाय गाइस, मेरा नाम श्वेता चौबेगाई खत्री है और मैं 2021 में रंग मस्ताने के साथ जुड़ी थी। आज रंग मस्ताने की फैमिली काफ़ी बड़ी हो गई है, पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि रंग मस्ताने ने मुझे बहुत कुछ दिया है, एक फैमिली दी है। मैंने रंग मस्ताने में बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि मैंने कॉस्ट्यूम सीखा है, एक्टिंग सीखी है, सेट सीखा है, बैक स्टेज एंड इवन बीइंग अ फॉर्मर आर्टिस्टिक डायरेक्टर। आई एम वेरी थैंकफुल टू अभिषेक सर दैट ही बिलीव्ड इन मी एंड या थैंक यू सो मच रंग मस्ताने एंड अभिषेक सर for giving us so much support in our professional and personal life both and thank you so much for everything। नमस्कार, मेरा नाम विवेक जाखड़ है। मैं रंग मस्ताने के साथ में पिछले 1.5 साल से जुड़ा हूँ और इस 1.5 साल में मैंने कई तरह के प्लेस किए हैं। लेकिन प्लेस करने से पहले मैंने जो सबसे पहली बात सीखी वो एक है कि हम डिसिप्लिन कैसे होते हैं। डिसिप्लिन नाटक के से करने से पहले हमें अपने लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा और एक नाटक करते वक्त हम कई तरह का अध्ययन करते हैं, जैसे कि वो नाटक की शुरुआत कहाँ है, उसका अंत कहाँ है, उस नाटक के बीच की कहानी क्या है
और उस नाटक में जितने भी किरदार हैं उनके बारे में। एक सवाल ये भी होता है कि हम अपनी सोच को कितना बड़ा कर सकते हैं। जैसा कि एक इंसान समाज के सभी पहलुओं को नहीं जान पाता है, लेकिन हम अपने सवालों के जरिए अपने डायरेक्टर से वो सवाल पूछ के हम अपने उस कॉम्पैक्ट माइंड को हम फैला सकते हैं, उसे और विस्तृत कर सकते हैं। उसके द्वारा हम अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। हम कई तरह के किरदार निभाते हैं, लेकिन उन किरदारों को निभाने के लिए हमें एक पहली पायदान की ज़रूरत होती है, पहली सीढ़ी की, जो हमें हमारे डायरेक्टर दिखाते हैं। इन कई चीज़ों में हम इम्प्रोवाइजेशन से सीखते हैं, कई चीज़ें हम बाहर ऑब्जर्व करके सीखते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि हमें हमारे डायरेक्टर एक तरीके से खुली छूट देते हैं। वो हमें ये नहीं कहते कि आपको किसी चीज़ में बंध के रहना है। हम एक किरदार को 100 तरीके से निभा सकते हैं, और 100 किरदार उस नाटक के साथ जस्टिफाई हो या ना हो, ये बात की बात है। लेकिन हमारे पास उन 100 किरदारों का अध्ययन करने के लिए एक मानसिकता भी होनी चाहिए, ताकि हम समाज के अलग अलग पहलुओं को जान सकें, एक किरदार की कहानी के बारे में जान सकें। और 100 किरदार 100 कहानियाँ बनाते हैं, जिनके लिए हमें हमारे सर कहते हैं हमेशा कि जितना सीखोगे उतना पाओगे। और मुझे लगता है कि जो भी मैंने यहाँ सीखा है वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में काम आएगा। और एक बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे सर कहते हैं कि तुम्हें सवाल पूछने चाहिए किसी भी किरदार के लिए, किसी भी कहानी के लिए। हम थिएटर आर्टिस्ट एक तरह से समाज का आईना होते हैं। हमारी कहानियाँ एक समाज का रूप होती हैं। हम उस आईने को, उस कहानी को हम समाज को दिखाते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन वो हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं, हमारी अपनी अच्छाइयाँ होती हैं। इसी के साथ एक आर्टिस्ट एक नाटक से, एक समाज से जस्टिस करता है। थैंक यू। तो ये थे गुरुकुल के प्यारे प्यारे बच्चे जो अपने गुरु के लिए क्या कुछ खास कहना चाहते थे, वो आपने सुना। कितनी खुशी महसूस हो रही होगी ना जब एक ही मंच पे आपने अपने गुरु जो आपके लिए क्या कहते हैं वो सुना, पिता क्या कहते हैं वो सुना, और आपके वो बच्चे आपके लिए क्या सोच रखते हैं। यही एक इंसान के जीवन में कमाए हुआ पल होता है। वो कहते हैं ना कि वही मोहब्बत होती है जो हम सिर्फ कमा रहे होते हैं। यहाँ मैं बात करूँगी आपकी कला से जुड़ी। अब वॉक थिएटर एक नई परिभाषा थी जिसकी शुरुआत आपने की, वो क्या कुछ खास था? और जब आप उसे राजस्थान में जयपुर से रूबरू करा रहे थे तो कैसा सोच थी, क्या मकसद था और क्या कुछ खास है उसमें? जब मैं यूरोप रेजिडेंसी के लिए नेदरलैंड्स गया तो वहाँ मुझे एक परफॉर्मेंस के बारे में पता लगा, आर्ट ऑफ वॉकिंग। वहाँ एक एक्टर जो है एम्स्टर्डम से फ्रांस तक चल करके गया और उसने अलग अलग जगह पर परफॉर्मेंसेस की और उसका नाम आर्ट ऑफ वॉकिंग दिया गया। अब मैं जब वापस आया तो मैं अपने स्टूडेंट्स से डिस्कस करता रहा कि वहाँ के इस तरह के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, और मैं वहाँ ये कमिट करके आया था जब मैं वहाँ से आ रहा था कि मैं कुछ नया एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट इंडिया में स्टार्ट करूँगा। और इंडिया का ये पहला वॉक थिएटर है। इससे पहले स्ट्रीट प्लेज आपने देखे होंगे, सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एकदम नया है। तो मैंने स्टूडेंट से डिस्कस किया और हम लोगों ने अगले ही संडे को वॉक स्टार्ट की, और उस वॉक में हम लोग ऑडियंस भी, आर्टिस्ट भी अलग अलग जगह पर वॉक करते हैं। कई बार हम लोग एक ही नाटक के सीन अलग अलग जगह पर परफॉर्म करते हैं वॉक करते हुए ऑडियंस के साथ में, और कई बार अलग अलग परफॉर्मेंसेस करते हैं, लेकिन एक पूरी की पूरी मॉर्निंग वॉक होती है। तो वॉक करते हुए आपको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, नाटक दिखाने के लिए आपको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है सुबह सुबह पर। तो हम ऐसे थिएटर को ऑडियंस तक लेकर के जा रहे हैं। दूसरा, एक्टर्स को एनवायरमेंटली फ्री कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पास में, क्योंकि मैं यूरोप में देख करके आया हूँ, 90% लोग साइकिल चला रहे हैं। हाँ। कारें कम है, फ्यूल है नहीं, खत्म हो गया है। तो अब हमें एनवायरनमेंट की तरफ जाना होगा, पैदल चलना, साइकिल पर चलना, इस चीज़ की प्रैक्टिसेस शुरू करनी पड़ेंगी, और वो हर आर्ट को एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस से जोड़ते हैं। इसलिए मैंने ये शुरू किया है। बहुत खूब, और एक अच्छी कोशिश है। जो लोग शायद थिएटर तक नहीं आ पा रहे हैं, थिएटर उन तक आएगा, बिल्कुल, तो कम वक्त में कहीं ना कहीं एक नई पहचान मिलेगी, और एक अच्छी और नेक कोशिश है आपकी। यहाँ कलाकार के तौर पर मैं आपसे बहुत छोटी सी एक चीज़ जानना चाहूँगी। हर जो अदाकारी होती है, हर जो किरदार आप निभा रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके दिल के करीब होता है, लेकिन वो किरदार कौन सा था जिसे करने में आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और जो लगा कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, ये कहीं ना कहीं कठिन है? ऐसा कोई किरदार था? एज एन एक्टर 2009 में मैंने साबिर सर के डायरेक्शन में नाटक किया था, चंद्रमा सिंह उर्फ चमकू, और वो शायद मेरे सबसे मुश्किल कैरेक्टर्स में से एक था। 45 डेज़ की पूरी वर्कशॉप थी, मैं नहाया नहीं था क्योंकि मुझे एक गांव में रहने वाले गरीब नौकर का किरदार करना था। मेरे बाल कटे थे, चोटी खड़ी हुई थी, और वो भानु भारती जी का लिखा वो बहुत ही सुंदर नाटक था। तो उसमें मुझे समझने में, उसका कॉन्टेक्स्ट समझने में
80 पेज की स्क्रिप्ट याद करने में बहुत समय लगा, और क्योंकि लीड रोल था और बहुत बहुत सारा काम उसके अंदर हुआ, तो वो सबसे मुश्किल किरदार मुझे लगा तक। बिल्कुल, 80 पेज याद करना आसान काम नहीं है, और कहते हैं ना कि जब हम उसे एक अच्छी तरीके से निभा देते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। और हमारी जीत जब हमें अवार्ड के ज़रिए नवाजी जाती है तो खुशी ही कुछ और होती है। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं आपको, यहाँ मैं सिर्फ वो अवार्ड जानना चाहूँगी जिसे पाके लगा कि हाँ, आज मैंने कुछ पा लिया है। दो अवार्ड हैं। एक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है जो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने दिया, और वो एक अपने आप में स्टेट ने आपको जो है वो नवाजा है, स्टेट ने आपको रिकॉग्नाइज़ किया है, ये बहुत बड़ी वजह है। और सबसे ज़्यादा खुश मैं इनलेक्स से हुआ था, क्योंकि इनलेक्स जो है वो आपको वर्ल्ड थिएटर से जोड़ता है, और इंडिया में सिर्फ 3 लोगों को मिलता है, थिएटर कॉन्टेक्स्ट में मिलता है, आपके किसी चीज़ को रिसर्च करने के लिए मिलता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इनलेक्स थिएटर अवार्ड की हुई थी जब वो मुझे मिला था। बिल्कुल, और आप ऐसी ही खुशियाँ पाते रहें। लेकिन यहाँ चलते चलते हम एक बात ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ भविष्य को लेकर ख्वाब है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी और प्रोफेशनल लाइफ को भी? प्रोफेशनल लाइफ में तो यह है कि मैं मुंबई के पृथ्वी थिएटर जैसा जयपुर में एक प्रोफेशनल थिएटर बनाना चाहता हूं, जहां रेगुलर थिएटर हो, थिएटर को कमर्शलाइजेशन से जोड़ा जा सके, और जब हम अच्छे कैलेंडर के साथ में, डेली प्रैक्टिसेस में, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर भी टिकटेड कॉन्सेप्ट का थिएटर शुरू हो जाएगा जयपुर में भी। प्रोफेशनली तो ये है एक अच्छा गुरुकुल खड़ा करना चाहता हूँ जहाँ पर बच्चे ट्रेनिंग लेकर के आगे जा सकें। और पर्सनल लाइफ में तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा। तो कभी ऐसा हो सकता है कि चूंकि अभी तक आपके जीवन में जीवन साथी का जो पहिया है वो नहीं जुड़ा, तो आने वाले समय में वो पहिया भी जुड़ सकता है, गुरुकुल के अंदर उन्हें एक कहीं ना कहीं एक माँ के तौर पर भी मिल सकती हैं? बिल्कुल, बच्चे कई बार मजाक करते हैं कि हमारी गुरु माँ कब आएगी, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि जिस दिन एक रंगकर्मी को समझने वाली कोई लड़की मिल जाएगी, मैं शादी कर लूँगा। बिल्कुल, और हम यही कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से ही अपनी जीवन संगनी मिल जाए और आप जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें, और कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे हैं, नई पौध हैं, इन्हें ऐसे ही ऊर्जा देते रहें। आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला अभिषेक जी। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाज़त लें, और कहते हैं ना, सिखाती सब है ज़िंदगी, बस ज़रिया हमें बनाती है। तो हम कहीं ना कहीं किसी के जीवन में ज़रिया हैं। जिस तरीके से अभिषेक जी ज़रिया हैं उन बच्चों के जीवन में जो थिएटर में कुछ नया कर गुजरना चाहते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।